हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे हमारे ठोस अवस्था, और ठोस अवस्था में पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि भैया ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है। और फिर उसी के साथ हम लोग क्रिस्टल सॉलिड के डिफरेंट टाइप्स को मतलब उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में स्टडी किए। चलिए आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और आज का वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि जो लैटिस होता है, जो ब्रेवे लैटिस होता है, उसको कैसे, ये कितने प्रकार का होता है, और उसको याद करने का मैं बड़ा खूबसूरत सा आपको ट्रिक बताऊंगा। उसी ट्रिक को फॉलो करना। अच्छा, एक बच्चों की शिकायत आ रही है कि साउंड थोड़ा सा कम रह रहा है, तो एक दो दिन की बात है, वो माइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जल्दी उसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अभी के लिए थोड़ा टॉलरेट कर लेना। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे आज का सेशन। तो चलिए देखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से भी जरूर पूछे जाते हैं। हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो अक्रिस्टलीय या क्रिस्टलीय ठोस में अंतर और क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार थे। बट अब ये जो पॉइंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन पॉइंट्स को भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट आप लोग याद रखिए, जालक बिंदु। जालक बिंदु इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट होता क्या है जालक बिंदु? तो कुछ नहीं है, ये असल में त्रिविमीय आकाश में ना, मतलब थ्री डायमेंशन में वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉइंट होते हैं। मतलब ऐसा भी लिखना चाहिए, व्यवस्थित बिंदु या त्रिविमीय आकाश में व्यवस्थित बिंदु। त्रिविम आकाश में व्यवस्थित बिंदु। देखो कुछ भी टफ नहीं रहेगा ना, सारी चीजें बहुत आसानी से हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो अरेंज्ड पॉइंट होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? जालक बिंदु। जैसे आप एक एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए एक मेरा थ्री डायमेंशनल स्पेस है, और उसमें मैंने क्या किया, एक के पीछे एक के पीछे एक ऐसे बिंदुओं को क्या किया, व्यवस्थित मैनर में अरेंज कर दिया। तो इन्हीं बिंदुओं को, जो व्यवस्थित है ना, एक के नीचे एक के नीचे एक है, इन बिंदुओं को आप क्या नाम देंगे? लैटिस पॉइंट, मतलब जालक बिंदु। दूसरा इसी में आता है मेरे प्यारे बच्चों, ये है इकाई सेल। क्या कहते हैं? इकाई सेल। इंग्लिश में से बोलेंगे यूनिट सेल। सबसे काम की चीज यही है हमारे लिए, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? तो जब आप लोग कुछ लैटिस पॉइंट को आपस में मिलाओगे, कुछ लैटिस पॉइंट को आपस में मिलाओगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर रिपीट करते, जैसे मान लो ये क्या बन गया, एक फलक बन गया। ये फलक है, ठीक है, फेस है। ऐसे 6 फेस, एक फेस आगे से, एक पीछे से, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक लेफ्ट से, एक राइट से, जब मैं मिलाऊंगा तो एक कमरा, एक घन बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड ज्योमेट्री बन गई। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं कि एक घन बनाने के लिए ऐसे 4 वर्गों को मिलाना पड़ेगा ना, सॉरी ऐसे 6 वर्गों को मिलाना पड़ेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट। ठीक, राइट ना? तो यूनिट सेल का मतलब ही क्या है? पहली बात कि ये किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं आप लोग के जालक बिंदु के योग से। जालक बिंदु के संयोग से आप लोग को इकाई सेल बनाना है, पहली बात। और दूसरी बात कि ये किसी भी जो हमारा ठोस होता है, जो क्रिस्टल होता है, हर क्रिस्टल की एक अपनी ज्यामिति होती है। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो डायमंड होता है उसकी चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है, जो ग्रेफाइट होता है उसकी समतलीय ज्यामिति होती है। तो हर ठोस की, हर क्रिस्टल की अपनी एक ज्यामिति होगी, और वो ज्यामिति कैसे बनेगी? तो वो ज्यामिति बनाता है इकाई सेल, यूनिट सेल। ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल जब मिलते हैं ना, तब एक क्रिस्टल की ज्यामिति तैयार होती है। तो इसीलिए बच्चों मैं इसको नाम दूंगा रिपीटिंग यूनिट। इसको क्या नाम दिया जाएगा? रिपीटिंग यूनिट, मतलब पुनरावृत्ति वाली इकाई। ऐसी इकाई जो बार बार खुद को रिपीट करके क्या करती है, पूरे के पूरे क्रिस्टल की, जालक की संरचना का निर्माण करती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, अगर आपको एक घनाभ बनाना है, घन बनाना है, तो आपको ऐसे क्या चाहिए? 6 वर्ग चाहिए। तो एक वर्ग तो उससे काम नहीं चलेगा, 6 वर्ग मिलकर ना एक घन का निर्माण किए। ठीक है, क्यूबिक सेल बना। तो इसीलिए हम यूनिट सेल को क्या नाम देते हैं? रिपीटिंग यूनिट, पुनरावृत्ति इकाई, जो मिल मिल के क्या करता है, क्रिस्टल की पूरी ज्यामिति को तैयार करता है। जैसे ये आके मिलते जाएगा मिलते जाएगा, और आपको क्या हो रहा है? एक क्रिस्टल बनना शुरू हो गया। ठीक,
और तीसरा मेरे बच्चों पॉइंट आता है दैट इज जालक। जालक मतलब लैटिस। अब जालक क्या है? तो जब बहुत सारे यूनिट सेल आपस में मिलेंगे ना, मतलब ये किससे बनता है? तो ये इकाई सेलों के संयोग से बनता है। यूनिट सेल जो है, इकाई सेल, ये उनके संयोग से बनता है, ठीक। और यही जालक बाद में किसका रूप ले लेता है? क्रिस्टल का। ध्यान देना, जालक बिंदु से क्या बनेगा? यूनिट सेल, इकाई सेल, और इकाई सेल के कॉम्बिनेशन से, उनके संयोग से क्या बन रहा है? जालक, लैटिस। क्रिस्टल और लैटिस में क्या अंतर है? तो इस बात पे समझना ना कि जब ये लैटिस क्या है, जैसे आप लोग घर बनते हुए देखे होंगे, ये कोई बड़ी इमारत जब बनती है तो आप लोग देखते हैं कि पहले हम लोग ना लोहे सरियों से ना उसका एक ढांचा तैयार करते हैं, फिर उस पे ईंट, रेत, इन सब से मिला के उसको एक घर की आकृति दी जाती है। मतलब घर के नीचे घर का ही एक पहले क्या बनता है? फ्रेम बनता है, फिर उसको ढक दिया जाता है ईंटों से और हमको लगता है घर तैयार। होता है ना ऐसा? तो वही हाल यहाँ पर है। जो जालक है वो फ्रेम है। जो जालक है वो क्या है? फ्रेम है। मान लो मैंने ऐसे एक क्यूब बनाया, ठीक। ये एक मेरा घन बन रहा है, क्यूबिक स्ट्रक्चर बन रहा है, घनीय संरचना बन रही है। तो बच्चे ये एक फ्रेम है। इस फ्रेम के कोनों में, इस फ्रेम के चारों ओर अगर आप लोग अणु परमाणु को ला ला के रखने लगोगे, मान लो मैंने हर जगह यहाँ पर Na+, यहाँ Cl-, यहाँ Na+, यहाँ Cl-, ऐसे ला ला के जब अणुओं को व्यवस्थित कर देता हूं ना, मतलब उस फ्रेम को पूरी तरह से भर देता हूं, तो उससे मेरा क्या बनता है? क्रिस्टल। तो जालक और क्रिस्टल में क्या अंतर है? तो क्रिस्टल अगर घर है तो जालक उसका क्या है? फ्रेम। और ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा ना कि जालक बिंदु से क्या बनेगा? यूनिट सेल, इकाई सेल, और इकाई सेलों के मिलने से क्या बनता है? लैटिस। लैटिस क्या होता है? एक फ्रेम, और उस पे जब अणु परमाणु आके बैठ जाते हैं तो उससे हमारा बनता है ठोस अवस्था वाला क्रिस्टलीय ठोस। तो ये पूरी पॉइंट्स हैं। इन सारा साइंस को ना ब्रेवे नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, और उन्होंने बताया था कि टोटल कितने लैटिस हो गए, ब्रेवे लैटिस कहलाए। तो हमारे सिलेबस में याद रखिए टोटल 14 टाइप्स के, 14 प्रकार के ब्रेवे लैटिस पढ़ने हैं। उसमें से 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्यारे बच्चों, जब मैं आपको वो 7 ब्रेवे लैटिस और उसका कुछ ट्रिक बताऊं, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सी बात बता देना चाहता हूं कि ये जो यूनिट सेल है ना, इनको आप लोग को कुछ अलग अलग टाइप से लेना है, और वही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा जिसको हम लोग लेक्चर नंबर 2 में कवर करेंगे। कि ये जो यूनिट सेल है, ये पहला कितने टाइप में बटेगी? तो पहला आता है बच्चों आपका आद्य केंद्रित। आद्य केंद्रित, इसी को आप लोग नाम देंगे प्रिमिटिव या क्यूबिकल यूनिट सेल। प्रिमिटिव या क्यूबिकल, PRI ही रहता है प्रिमिटिव। क्यूबिकल मतलब आद्य केंद्रित या घनीय इकाई सेल, ठीक है। आपको डायग्राम भी दिख रहा होगा। खास क्या होता है कि इसमें एक घन बनता है, और उस घन के कोने कोने में हमारे क्या रहेंगे? परमाणु उपस्थित रहेंगे, ठीक है। हर कोने पे 8 कोने होते हैं एक घन में। ये सारी चीजें मैं अगले लेक्चर में आप लोग को बहुत ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। टोटल 8 कोने, 8 कोनों में एक एक परमाणु उपस्थित हो जाए तो उसको आप लोग क्या नाम देंगे? प्रिमिटिव। दूसरा आता है हमारा BCC, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। हिंदी में नाम देंगे अंतः केंद्रित इकाई सेल, ठीक है। डायग्राम इसका आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रिमिटिव बना है, हर कॉर्नर में एक एक एटम है, और पूरे के पूरे घन के बीचों बीच में एक और एटम है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं? अंतः केंद्रित इकाई सेल। तीसरा आता है मेरे प्यारे साथियों FCC, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। हिंदी में हम नाम देंगे फलक केंद्रित इकाई सेल। फलक केंद्रित इकाई सेल। फिर से आपके सामने डायग्राम आ चुका है कि भैया फलक केंद्रित इकाई सेल में क्या करना है। तो फलक केंद्रित इकाई सेल में पूरे के पूरे हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर रहेगा, और हर फलक के केंद्र में एक एक परमाणु उपस्थित रहेगा। तो उसे आप क्या नाम देंगे? फलक केंद्रित इकाई सेल। क्लियर हो रहा है डायग्राम। और चौथा वाला एक और आता है, और उसको आप लोग नाम देंगे ECC। ECC मतलब एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। हिंदी में नाम देंगे अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। इसकी क्या खास बात होती है? तो इसमें आप लोग देख पा रहे होगे अभी कि
कॉर्नर में मतलब कोनों में 8 कोने हैं, तो 8 कोनों में एक एक परमाणु तो होंगे ही होंगे। परस्पर जो विपरीत दो फलक हैं, जैसे मान लो ऊपर और नीचे या सामने और पीछे, तो विपरीत फलकों के मध्य में भी ना एक एक परमाणु उपस्थित होगा। डायग्राम में आपको साफ साफ दिख रहा है। तो ये 4 प्रकार के हम लोग को क्या करने हैं, एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ाई करनी है। और यही आप समझ लीजिए कि इस पूरे चैप्टर का ना आत्मा है, प्राण आत्मा है, समझ जाना ना। इसी को डिटेल में हम लोग को पढ़ना है और यही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसको हम लोग कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो 4 प्रकार की एक एक कोष्ठिका, सबकी संरचना कैसी रहेगी एक बार फिर से आप लोग देख पाते हो, ठीक है, कि कब क्या कहां पर रहेंगे। याद रखिएगा, चारों में से हर बार कोने में एक जो घन होता है, एक घन में 8 कोने होते हैं, और हर केस में चाहे ये रहे चाहे ये रहे या ये रहे, हर केस में कोनों के 8 कोनों में एक एक परमाणु उपस्थित रहेंगे। मतलब कि फलक केंद्रित हो या अंतः केंद्रित हो या अंत्य केंद्रित हो, सभी कहीं ना कहीं आद्य केंद्रित संरचना को रिपीट करते ही है। ठीक है, तो चलिए ये सारी बातें क्लियर हुई। एक एक को हम लोग को डिटेल में आगे पढ़ना ही रहेगा। अब मैं कुछ और इंटरेस्टिंग सी बातें आप लोगों को करा देता हूँ। अच्छा बच्चों, उन 7 क्रिस्टल लैटिस को पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज तो हमारा छूट ही गया कि मान लीजिए हमारा एक क्यूब है। ये क्या है, हमारा एक घन है, क्यूब है, क्योंकि हमको केवल ना हमारे पूरे सिलेबस में ना क्यूबिकल सेल पे ही काम करना है। ठीक है, बोर मत होइएगा, आराम से बस देखते रहिए, बड़ा मजेदार चीज है ये एक क्यूब है। इस क्यूब की क्या होगी, ये मान लीजिए उसकी लंबाई है a, ये उसकी चौड़ाई क्या है b, और ये उसकी ऊंचाई क्या है c। तो एक क्यूब को डिफाइन करने के लिए ना हमें कितने पैरामीटर चाहिए होते हैं, हमें 6 पैरामीटर चाहिए होते हैं। कौन कौन से, तो हम लोग ध्यान से समझेंगे कि मान लीजिए इस क्यूब को ना थोड़ा सा मैं ऐसे एक्सपेंड कर रहा हूँ, और इस लाइन को जिसको मैंने बढ़ाया ना उसको बाहर निकाल देता हूँ। ये देखिए ये बाहर निकल गया, मान लीजिए ऐसा। ठीक, चलो यहाँ थोड़ा सा बना रहा हूँ इसको लाइक दिस। ठीक, ये भुजा की लंबाई कितनी थी, ये साफ साफ आप समझ पा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मतलब ये a है, ये आप लोग का c है, और ये कौन है, b है। बात क्लियर हुआ। अब ध्यान देना ना कि किसी भी घनीय स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करने के लिए आपको 6 पैरामीटर चाहिए। पहली जो 3 पैरामीटर है वो तो उसकी भुजाएं हैं। भुजाएं मतलब ए बी सी, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षीय दूरी। इसको हम क्या नाम देंगे, अक्षीय दूरी। इंग्लिश में हम इसे नाम देते हैं इंटरस्टेशियल डिस्टेंस। ठीक है, या एक्सियल डिस्टेंस। और वो कौन कौन सी आ गई, ए बी सी, 3 पैरामीटर यहां से मिल गई। और 3 पैरामीटर आप ध्यान से समझिएगा कि ए और सी के बीच के एंगल को ना आप बीटा नाम देंगे। क्या नाम देंगे, बीटा। बी और सी के बीच के एंगल को आप क्या नाम देने वाले हैं, गामा। और ए और बी के बीच के, सॉरी बी और सी के बीच के एंगल को हम नाम देंगे अल्फा, और ए और बी के बीच के एंगल को हम लोग क्या नाम देंगे, गामा। याद रखिएगा ना, बीसी के बीच में अल्फा, एसी के बीच में बीटा, जो छूट जा रहा है उसी को ले रहे हैं, और ए और बी में ए बी आ गया मतलब आप भी क्या लेना, गामा। तो ये आप लोग का क्या कहलाता है, ये आता है अक्षीय कोण। ये क्या है, अक्षीय कोण। अक्षीय कोण हमारे क्या क्या है, तो अल्फा बीटा गामा। तो किसी भी अक्षीय कोण, इंटरफेस एंगल भी बोलते हैं, इसमें अल्फा बीटा और गामा, किसी भी क्रिस्टल लैटिस को प्रदर्शित करने के लिए आपको ये 6 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ेगी। आप इसको भी नोट कीजिए। ठीक है, कि ए बी सी उसकी भुजाएं रहेंगी या अक्षीय दूरी रहेंगी, और कोण में लेना होगा तो अल्फा बीटा गामा। अल्फा कहाँ आएगा, बीटा कहाँ आएगा, और गामा कहाँ आएगा, किसके किसके बीच में आएगा, ये बातें ठीक से क्लियर हो गई। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये देखिए मैंने एक पहले से बॉक्स बना रखा है। ठीक है, क्योंकि इनके नाम बड़े क्लिष्ट होने वाले हैं आपको, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम लिखा है। और इनको याद करने का मैं सबसे आसान तरीका आप लोग को समझाने जा रहा हूँ। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और वो क्वेश्चन ज्यादातर लोगों से नहीं बनते हैं। कारण क्या है, क्योंकि नाम पढ़ रहे हैं, विषम लंबाक्ष, द्विसम लंबाक्ष, त्रिंताक्ष लग रहा है जैसे कथक हो रहा है। तो इसलिए नाम पे नहीं जाना है। ये नाम को मैंने काफी सीक्वेंस से अरेंज किया है। आप क्या करना बच्चों, आप इंग्लिश वाला नाम या हिंदी वाला नाम जोड़ के आपको जैसे याद करना है कर लेना। इस सीक्वेंस को याद रखना ना, ये सातों के सातों एक सीक्वेंस में है। इस सीक्वेंस को कैसे याद रखना, तो क्लास टीचर ऑन हॉलीडे। ठीक है, क्लास टीचर ऑन हॉलीडे, एच मतलब हॉलीडे। अब ऑब्वियस सी बात है, क्लास टीचर अगर हॉलीडे गया है तो फिर बच्चे भी कहाँ मानने वाले, बच्चे वेकेशन मनाने चले जाएंगे। वेकेशन मनाने कहाँ जाएंगे, भारत में घूमेंगे बेचारे। ठीक है, तो
भारत में कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जा रहे हैं। मतलब आर से याद रखना राजस्थान, एम से उसके नीचे महाराष्ट्र, और उसके नीचे कौन आएगा, तमिलनाडु। ठीक है, क्लास, सी से क्लास टीचर, टी से टीचर, ओ से ऑन, एच से हॉलीडे। अब क्लास टीचर हॉलीडे पे है तो बच्चे भी हॉलीडे में, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये सीक्वेंस आपको बच्चों दिमाग में रखना है। एक बार ये सीक्वेंस याद रह गया ना तो अब सारी कहानी शुरू हो जाएगी। अक्षीय दूरी बोला है, इंटरफेशियल डिस्टेंस कितना आएगा, तो अक्षीय दूरी में याद रखिएगा कि पहले a इक्वल टू बी इक्वल टू सी रहेगा। याद करने का तरीके सिखा रहा हूं मैं। पहले सभी स्वस्थ हैं, बीच में कोई कोरोना वायरस आया, ठीक है, तो a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब कुछ लोग अब अस्वस्थ होना शुरू हो गए। एक समय ऐसा आया जब सारे के सारे लोग ही क्या हो गए, अस्वस्थ हो गए, बीमार पड़ गए, कोई इक्वल नहीं है। पर कभी ना कभी तो धीरे धीरे भाई कोरोना का प्रभाव भी तो घटेगा, तो कुछ लोग अब क्या हो गए, स्वस्थ होना शुरू हुए, पर अभी भी कुछ लोग क्या अस्वस्थ हैं। और लास्ट में एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरी की पूरी महामारी एकदम गायब हो जाएगी, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब सभी लोग स्वस्थ हैं। पर इंसान का जो जीवन है वो तो टेम्परेरी है, आज नहीं तो कल सबको तो जाना ही जाना है। तो भैया a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और लास्ट वाले में भी a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, याद रह जाएगा। पहले सबको स्वस्थ रखना, फिर कुछ लोग को बीमार करना, फिर सब बीमार, फिर धीरे से कुछ लोग रिकवर कर गए, सब रिकवर हो गए, और बाद में सब भगवान को प्यारे हो गए। ठीक है, तो ये सीक्वेंस याद रखना, उस सीक्वेंस के हिसाब से ये अपने आप सज जाएगा। एंगल में आना है, एंगल में तो प्यारे बच्चे बहुत आसान है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो कॉपी पेस्ट कर दो ना शुरू के 3 में, पर ये शुरू के 3 कौन से होंगे ये याद रखना जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको कोड बताया। ये कोड के अकॉर्डिंग आपको काम करना ना, कि किसका किस में क्या होता है। ठीक है, तो शुरू के तीनों एंगल आपस में, हाँ गामा बीटा बीटा 2 बार लिखा गया, अल्फा बीटा गामा आपस में इक्वल है, और वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री। अब यहाँ आखिरी के जो 4 बचे हैं इसमें क्या खास बात होगी, तो जो चौथा का आएगा ना वही छठवें का आएगा, और जैसा पांचवा का आएगा लगभग वैसा ही सातवें का आएगा। कैसे लेना, तो यहाँ पे 2 एंगल आपस में बराबर होंगे, अल्फा और बीटा आपस में बराबर होंगे, वो कितने होंगे, 90 डिग्री। पर गामा जो रहेगा ना वो 90 डिग्री ना होकर वो कितना होगा, 120 डिग्री। मैंने बोला जैसा चौथा वैसा ही छठवा। पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा बच्चों, यहाँ अल्फा और बीटा आपस में बराबर होकर 90 डिग्री के बराबर थे, यहाँ अल्फा और गामा आपस में बराबर रहेंगे और वो 90 डिग्री के बराबर होगा। और जो बीटा रहेगा, जैसे गामा 90 के बराबर नहीं था, यहाँ पर बीटा 90 के बराबर नहीं होगा, हो सकता है 120 हो या कुछ और हो, पर जैसे गामा 90 नहीं था यहाँ बीटा भी 90 नहीं रहेगा, थोड़ा सा फर्क रहेगा, याद रह जाएगा। इसकी बात करते हैं पांचवे में, तो अल्फा बीटा गामा तीनों आपस में तो बराबर होंगे, पर वो 90 डिग्री नहीं होंगे, मतलब हो सकता है तीनों 60 डिग्री हो। ठीक है, आपस में बराबर पर 90 के बराबर नहीं लेना। और जो सातवां है, सातवें की तो पहचान ही यही है ना, इसमें कभी कुछ भी बराबर नहीं आता, मतलब अल्फा ना बराबर आएगा बीटा का, और वो भी बराबर नहीं होगा गामा का, और तीनों में से कोई 90 के भी बराबर नहीं होंगे, मतलब एक 70 होगा तो एक 80 होगा तो दूसरे 110 डिग्री होगा, ऐसा टाइप का है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल संभव विविधताएं या जालक, ब्रेगा लैटिस में ये किस टाइप की लैटिस फॉर्म करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने अभी भी आप लोगों को पूरे नाम इंग्लिश में लिखवाए थे कि प्रिमिटिव को क्या बोलते हैं, आद्य केंद्रित, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी को क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित को क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक को फलक केंद्रित, और एज सेंटर को अंत्य केंद्रित। ठीक है, तो मैं बस यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं बीसीसी एफसीसी ऐसा शॉर्टकट नाम लिखूंगा ना। एक चीज तो समझ लीजिए कि सारे के सारे स्ट्रक्चर अपने आप में प्रिमिटिव हैं, मतलब आद्य केंद्रित ना सारे के सारे हैं। प्रिमिटिव जो है, मैं इंग्लिश में नाम ले दे रहा हूँ, हिंदी तो मैंने बता दिया, प्रिमिटिव का मतलब ही क्या है, आद्य। वो हिंदी में नाम बड़ा अजीब लगता है इसलिए मैं इसको इंग्लिश में बोल रहा हूँ ना। प्रिमिटिव सारे के सारे होंगे, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा जो प्रिमिटिव ना हो। प्रिमिटिव का मतलब ही होता है ना प्राचीन, पुराना। तो भैया हर नई चीज जो बनी रहती है, जो विकसित चीज बनी रहती है, वो पुरानी चीजों से ही बनी रहती है, आधार तो पुराना ही होगा ना। तो सभी को प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब बच्चों आद्य केंद्रित तो आना ही आना है, सभी के सभी क्या होंगे, आद्य केंद्रित तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा कोई जालक नहीं है जो आद्य केंद्रित ना बने। ठीक, सारे प्रिमिटिव रहेंगे। पर जो घनीय सेल है इसमें याद रखिएगा प्रिमिटिव के साथ बीसीसी आता है और कौन आता है, एफसीसी आता है। प्रिमिटिव आएगा, बीसीसी आएगा, एफसीसी, मतलब आद्य केंद्रित, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित।
जब आप सेकंड वाले में आएंगे तो सेकंड वाले में याद रखिएगा प्रिमिटिव के साथ केवल और केवल बीसीसी आएगा, एफसीसी हट जाएगा। प्रिमिटिव मतलब आद्य और अंतः। हिंदी का नाम पे ज्यादा फोकस मत करो, ऐसे बीसीसी एफसीसी याद रखो क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा ही आपको देगा वो, ठीक है। जो थर्ड वाला है विषम लंबाक्ष ऑर्थोरोम्बिक, प्यारे बच्चों ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इसको मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एकमात्र संरचना है जो सारी स्ट्रक्चर को देगी, प्रिमिटिव भी देगी, बीसीसी भी देगी, एफसीसी भी देगी और ईसीसी भी देगी। मतलब आद्य केंद्रित भी होगा, अंतः केंद्रित भी होगा, फलक केंद्रित भी होगा और अंत्य केंद्रित भी होगा। बात समझ में आया? कौन? ऑर्थोरोम्बिक, द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, केवल थर्ड। बाकी कोई भी, बाकी के 4 बच गए ना, ये याद रहेंगे सुन के। पहला वाला प्रिमिटिव बीसीसी एफसीसी, दूसरे वाले में केवल प्रिमिटिव और बीसीसी, तीसरे वाले में सब मतलब प्रिमिटिव भी, बीसीसी भी, एफसीसी भी और ईसीसी, एज सेंटर क्यूबिक। बाकी के जितने बच गए ना केवल प्रिमिटिव रहेंगे। केवल क्या रहेंगे? प्रिमिटिव रहेंगे। तो बाकी सबका टेंशन ही नहीं लीजिएगा, बस छठवें वाले में याद रखिएगा कि प्रिमिटिव के साथ अंत्य केंद्रित होता है, एज सेंटर्ड क्यूबिक होता है। बस छठवें में ईसीसी जोड़ देना। तो मुझे लगता है ये पूरा का पूरा डाटा अब आपको याद रहने में कोई खास दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है बच्चों, ये पूरा आप लोग नोट कीजिए और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का खूब ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए। ठीक है, हैव अ वेरी ग्रेट डे।